हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोगों ने एक की एरिया पे काम करना है, क्योंकि आजकल हम लोगों की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की चल रही है, जिसमें कई सारे विद्यार्थी प्रीलिम्स के टेस्ट को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका पहला और दूसरा अटेम्प्ट है, और काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पिछले 3-4 साल से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि प्रीलिम्स स्टेज जो है वो ऐसी स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होती है। हम लोग डेटा के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड फेज पे ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्दो कम विद्यार्थियों ने अपियर किया है। 16,000 बच्चे, जो कि कमीशन की इस बार रिपोर्ट थी, जिसमें बोला था कमीशन ने 16,000 बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने पहुंचे सेंटर में। इन 16,000 में से भी इस बार जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 220 बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो इट इज क्लोज टू जस्ट 1.5% ऑफ द टोटल एस्पिरेंट, है ना, लेस देन 1.5%। तो इसका क्या मतलब है कि 98.5% बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई हर साल हो रहे होंगे। थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होगा तो 98.5 से 99.99% तक का जो परसेंटेज है वो आता है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ये फर्स्ट फेज ऑफ स्क्रीनिंग है, जिसमें बल्क में बच्चों को डिस्क्वालीफाई करके फिर छठे हुए बच्चों के साथ मेंस लिया जाता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऐसी स्टेज है जो इसमें सबसे ज्यादा ट्रिकी है। यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का नेचर ही ट्रिकीनेस है और अनसर्टेनिटी है। ऐसे एग्जामिनेशन को, मैं यहाँ नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद ये आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली कमियां कहाँ रह रही है। होता क्या है कि अगर हमारा 1 साल प्रीलिम्स नहीं हो रहा, 2 साल प्रीलिम्स नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोर्स पढ़ते हैं, उसी सोर्स को जो पढ़ चुके हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि एग्जैक्टली क्या अटेम्प्ट करने में हमारी प्रॉब्लम आ रही है। क्या हम लोग मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हैं, वो मिस्टेक्स क्या नॉलेज के डेफिसिट की वजह से मिस्टेक हो रही है, या वो मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स हैं, या हम जो नोट्स पढ़ भी रहे हैं अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें, क्या इन नोट्स में से पेपर एग्जैक्टली आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जैसे एक मैं बहुत कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, किसी से भी पूछो कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है, एक बहुत कॉमन आंसर है जी एनसीईआरटी पढ़ी है। अगर रियलिस्टिकली अगर आप मैपिंग करोगे ना ज्योग्राफी की, जैसे पिछली बार 18 सवाल आए थे, 2 सवाल एनसीईआरटी से आए थे, 16 सवाल नहीं आए थे। किसी भी साल पिछले 10 साल के पेपर मैंने डीपली एनालाइज किए, पर्टिकुलरली फॉर द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, तो मैंने देखा कि ज्योग्राफी का जो परसेंटेज है 1-2 सवाल से ज्यादा कभी भी एनसीईआरटी से आता ही नहीं है। तो अननेसेसरी बच्चे हर साल प्रीलिम से पहले क्या बोलते हैं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ ली, पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ली। आप समझो एनसीईआरटी आर दी बेसिक फाउंडेशन बुक। इनसे प्रीलिम्स का पेपर ना आता है ना निकल सकता, आएगा भी तो व्हाट इज द परसेंटेज। अगर 100 में से भी 10 सवाल आ भी गए तो 10 सवाल से तो पेपर नहीं क्वालिफाई होगा। तो हमें देखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बड़ी बुनियादी किताबें हैं, वो पेपर क्वालिफाई नहीं करती। इसलिए हमें आज के सेशन में मैं ये बताऊंगा कि आपको प्रीलिम्स का पेपर, अपना कौन सा प्रीलिम्स का पेपर, मॉक पेपर की बात करें, डायरेक्ट जो कमीशन का पेपर होता है उसकी बात नहीं कर रहे। किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज जरूर पकड़ो, मैं हमेशा टेस्ट सीरीज को प्रमोट करता हूं। उससे क्या होता है कि आपको ना असेसमेंट करने का मौका मिलता है। नहीं तो आप सीधा वहां एग्जामिनेशन में जाके पहली बार प्रीलिम्स का पेपर देके फेल होके सीखते हो कि क्या गलती करी, और उस फेल होने की कीमत क्या है, 1 साल का फिर से पूरा इंतजार है। और अगले साल ज्यादा कंपटीशन होगा, अगले साल ज्यादा बच्चा होगा, पेपर और डिफिकल्ट होगा, आपकी एनर्जी पहले से कम हो चुकी होगी, तो आप ऑलरेडी एक बैकफुट पे अगले साल पेपर देने वाले हो। तो ये समझो कि हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये मत समझो कि इस बार नहीं होगा तो कोई नहीं, अगले साल हो जाएगा। तो बहुत टाइम तक तैयारी में घरों पे बैठे रहना इज नॉट अप्रिशिएटेड। तो इसलिए हम लोगों ने देखना है कि रियलिस्टिकली आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज जरूर दो। घर पे बैठे हुए मॉक की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी, कितने सारे हिमाचल में इंस्टीट्यूट हैं जो लोकल लेवल पे अपने सेंटर खोल के बैठे, वहां पे जाके कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, ताकि अपने घरों से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट से बाहर निकल के इस मॉक टेस्ट को दो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने जिस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें मैं बताऊंगा अपनी प्रिपरेशन के लेवल को एसेस करो कि आज तक आपने चाहे सिविल से आपका कंटेंट पढ़ा है, चाहे किसी भी एकेडमी का कंटेंट पढ़ा है, चाहे सेल्फ स्टडी करी है, तो अपनी प्रिपरेशन को पहले देख लो कि कितनी गहराई में हो या कितने पानी में हो। दूसरी बात, जब प्रिपरेशन में हमें क्या होता है कि हम टेस्ट सीरीज दे भी देते, बहुत सारे बच्चे जो सिविल स्टेप की टेस्ट सीरीज दे रहे, लेकिन हमें टेस्ट सीरीज देके ये पता नहीं चल रहा कि टेस्ट सीरीज देके हम सीख ही क्या रहे। हम तो बस टेस्ट दे रहे, टेस्ट में कुछ नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे तो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खराब नंबर आ रहे हैं तो भी हमें पता नहीं चल रहा कि यार खराब क्यों आ रहे हैं। तो हम अपनी तैयारी को आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारी तैयारी में कमियां क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, नॉलेज की बात नहीं कर रहा। जो कमियां हैं उनको फिक्स करने का तरीका बताऊंगा कि अगर कोई कमी है तो उस कमी को आइडेंटिफाई करो कि कमी कहां पे आ रही है। तो इस तरीके से आज का सेशन
कि सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन के लेवल को आइडेंटिफाई करना। दूसरी बात, अगर उस प्रिपरेशन में कोई कमी है, उस कमी को एग्जैक्टली रूट कॉज एनालिसिस जिसको बोला जाता है RCA, तो रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि कमी कहां पर आ रही है और उस कमी को कैसे फिर हम लोग फिक्स करने का काम करेंगे। आज के सेशन में यही सीखेंगे। सबसे पहला तरीका, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट को ज्वाइन करो और टेस्ट दो हमेशा। जैसे आप लेट सपोज आपने एक सेक्शनल टेस्ट दिया, पॉलिटी का दे दिया है ना, या फुल लेंथ दे दिया, या HPGK का दे दिया, हर चीज के फुल लेंथ टेस्ट दो। उसके बाद पहले हर सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। उससे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का पता चलेगा। मान लीजिए मेरी धारणा थी कि पॉलिटी मेरा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये मेरी बस धारणा थी, इस धारणा का कोई बेस नहीं था। इसका बेस क्या था, मेरे को पॉलिटी अच्छी लगती है, मैं पॉलिटी ज्यादा पढ़ता हूं और मेरा मानना है कि मेरी पॉलिटी अच्छी है। लेकिन जब मैं पेपर में अटेम्प्ट करके देखता हूं और मैंने रियलिस्टिकली जब नंबर देखे तो मैंने देखा मैं बाकी सारे सब्जेक्ट से पॉलिटी में सबसे लीस्ट स्कोर करता हूं। तो इस तरह की हमारी बहुत सारी धारणाएं होती हैं अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेके। सबसे पहले हमने उस धारणा को डेटा के ऊपर आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने डेटा बताया कि हिमाचल में 16,000 बच्चे इस बार प्रीलिम्स पेपर में बैठे और मात्र 1.5% बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाए। तो हमें समझना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन का नेचर है कि 98.5% बच्चे इस एग्जामिनेशन के पहली स्टेज में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं और ब्रूटली बोलूं तो फेल हो जाते हैं, राइट। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे ही कि हमारी कुछ धारणाओं को लेकर हम पेपर देने ना जाए। क्योंकि हिमाचल में मैं देखता हूं बच्चे बहुत सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी इज नॉट गाइडेड, सेल्फ स्टडी इज नॉट चैनलाइज, तो आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हो जिसमें आप कई सारे साल तो डाल रहे हो लेकिन पेपर को क्वालिफाई नहीं कर रहे, राइट। तो इसलिए इस एग्जामिनेशन के फॉर्मूले से आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अपने पेपर को देखना है कि हर साल कट ऑफ कितनी जा रही है। अगर कट ऑफ, जैसे मैं पिछले साल की कट ऑफ ऑल्दो आउट नहीं है, फिर भी मेरा ये मानना है 105 से लेके 108 के आसपास कट ऑफ रही होगी, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, पेपर टफ भी रहा, लेकिन फिर भी कट ऑफ इज लेस देन 55%, 55% से कम कट ऑफ हमारी देखने को मिली है और 105-108 के बीच में कट ऑफ रही होगी 200 में से। तो हमें ये देखना है कि हमें कितने रियलिस्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ऐसे पेपर में। मेरा ऐसा मानना है, मैं इसमें जो है ये एक एवरेज है, इससे थोड़े से कम क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर लेवल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तैयारी तो इससे ज्यादा भी कर सकते हो। जिस तरह का पेपर पिछले 3 साल में आया है, यहां पे 75 अटेम्प्ट इज अ डिसेंट। मैं वर्ड डिसेंट कह रहा हूं, बहुत जबरदस्त भी नहीं कह रहा। जैसे बहुत सारे बच्चे 90 अटेम्प्ट करते हैं, पेपर नहीं क्वालिफाई होते। कुछ बच्चे हैं जो 70 क्वेश्चन नहीं कर रहे, पेपर क्वालिफाई कर रहे। तो कोई गोल्डन रूल नहीं है। ये गोल्डन रूल बस एक एवरेज के बेसिस पे है कि 75 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जिसकी एक डिसेंट लेवल की तैयारी है उसको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। लेकिन कौन से 75? अगर मैं देख रहा हूं कट ऑफ 55% से भी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पेपर का नेचर है, डिफिकल्ट पेपर का नेचर है, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे बच्चे, कि 220 बच्चे ही हैं जो 110 के मार्क्स को क्रॉस पर कर पाए। अगर जो जनरल कैटेगरी है वो इसमें से 116 बच्चे जनरल कैटेगरी थे, तो 116 ने ही 105 को क्रॉस किया, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में तो और कम कट ऑफ रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर बहुत स्कोरिंग नहीं है, टफ है पेपर। तो टफ पेपर का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नहीं करने चाहिए और बहुत सरल क्वेश्चन होंगे जिनको अवश्य करना चाहिए। तो हम पेपर को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए और डी। पार्ट ए जिनको लेके एक ए क्वेश्चन कौन से होते हैं जो ऐसा लगता है नहीं तो बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है, जिसको पढ़ के बिना ऑप्शन को देखे आपको पता है इसका आंसर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे बिल्कुल ही सरल सवाल आ गया, भाई अशोका के फादर का नेम क्या था, है ना, बिल्कुल सरल सवाल आ गया। ज्योग्राफी में बहुत सरल सवाल आ गया कि हिमालय में आउटर हिमालयस किसको बोला जाता है। तो ऐसे सरल सवालों को आप ए कैटेगरी में रखो, जिसको लेके आप 100% श्योर हो, आंसर को लेके 100% श्योर। ऐसे क्वेश्चन में ए लिखते चले जाओ। फर्स्ट रीडिंग, तो हमने अपने पेपर को क्या करना है, रीडिंग में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रीडिंग में 2 तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो हमेशा। पहले, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्वेश्चन हैज बिकम लेंदी। यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर जीएस का 2 घंटे में सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही पेज में आता है। इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया है प्रीलिम्स का। सेम गोज फॉर हिमाचल में भी कई सारे क्वेश्चन, अगर आप पिछले साल का पेपर उठाओगे, एक पेज में एक ही क्वेश्चन है, चाहे नायब तहसीलदार का पेपर हो। तो मींस हिमाचल का पेपर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम लेंदी हो गया, तो कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, लिखते चले जाओ। जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हो या जो हमारे बैचेस में एनरोल हैं, उनके साथ ये टेलीग्राम पे भी वीडियो शेयर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आप लोग टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो, ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में एडेड हो सिविल स्टैप की, आप ऑलरेडी आपके कोर्स का ही एक पार्ट है। आपने टेस्ट को देख के अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करना है और मेरे को कॉल करनी है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देखो डी कैटेगरी के वो सवाल है, डी फॉर दिल्ली। डी कैटेगरी वो सवाल है जो उसको लेकर आप 100% श्योर हो। आपको पता है यार, ये तो सुना ही नहीं है मैंने,
कभी पता ही नहीं था ये क्या पूछ लिया इन्होंने। ऐसे सवाल होंगे, अगर मैं पेपर देने जाऊं तो मेरे को 20 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जिसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और इसमें कोई भी ऐसा लज्जा फील करने वाली बात नहीं है, हेजिटेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन का नेचर है, वो नहीं चाहते आपके 100% आए, तभी तो 55% कट ऑफ जा रही है। तो कुछ पेपर में सवाल ऐसे ही बनाए जाएंगे जिसका उत्तर आप नहीं दे पाओगे। अब प्रॉब्लम क्या है, नंबर। अगर तो कोई बच्चा है जो जिसने 2 महीने की तैयारी करी, बहुत उसको लगता है यार हिमाचल है ही क्या, 2 महीने की तैयारी करी, लेकिन वहां जाके रियल पता चला कि 80 सवाल के बारे में तो हवा ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द नंबर। मेरा ऐसा मानना है जिसकी ठीक ठाक तैयारी है उसको कम से कम 35 क्वेश्चन यहां से आने चाहिए। जिसकी ठीक तैयारी है 30 से 35, फिर भी मैं एक रेंज लेके चल रहा हूं, 30 से 35 क्वेश्चन 100% आप श्योर होने ही चाहिए। दूसरा, 0% श्योर में अगर 20 क्वेश्चन ऐसे हैं भी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, किसी को भी नहीं आते ये 20 क्वेश्चन। तो आपने पहली रीडिंग में 35 को मारो गोली, 30 को ही पकड़ के रखते हैं कि आपने पहली रीडिंग में 50 क्वेश्चन जो है आधे पौने घंटा लगता है, आधे पौने घंटे में आपने आइडेंटिफाई कर लिए ये 50 मेरे डन है। डन का मतलब अटेम्प्ट नहीं है कि ये 20 नहीं करने हैं और ये 30 मेरे 100% श्योर है। मान लीजिए, अब नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 30 आपको 100% श्योर है, लेकिन 30 सारे सही तो नहीं होंगे, गलत भी होंगे, एरर मार्जिन होता है। मेरा ऐसा मानना है, अब देखो आपने आइडेंटिफाई, अगर आपके 30 में से 20-22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपका ये पेपर इस जन्म में नहीं निकलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जिसको लेके आप 100% श्योर हो उसमें भी 30% का आपका एरर मार्जिन आ रहा है। मींस 30 में से 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, सही हो रहे हैं और 10 गलत हो रहे हैं। मींस कितना एरर मार्जिन हो गया? 33% का एरर मार्जिन हो गया। मींस 33% आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो जिनको लेके आप 100% श्योर हो। तो ऐसे में पेपर कैसे निकलेगा? तो सिंपल फंडा है कि आपको 30 में से 28 से ज्यादा लेवरेज नहीं है कि 28 करेक्ट हैं और 2 जो है रॉन्ग आंसर हैं। 28 करेक्ट में नंबर देखो कितने मिले, 56 मार्क्स मिल गए। रॉन्ग में, है ना, रॉन्ग में अगर मिले तो बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, 4/3 इसमें से आपके गलत आंसर, 4 है ना, एक सवाल, एक जो है आपका 1 नेगेटिव, 0.25 है, 1 नेगेटिव आपका चला गया। क्लियर बात? तो एक लूज करके 56 ऐड करके पहले राउंड ऑफ रीडिंग 45 मिनट का टाइम था, आधा घंटा 45 मिनट में आपने एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से सवालों पे हाथ नहीं डालना है। जिसको लेके आप 100% श्योर हो यार ये तो नहीं आता, लास्ट में क्या होता है, जब हम खाली बैठे होते हैं ना तो हम अपना दिमाग चलाते हैं, इंट्यूशन पे मार के देखते हैं। कभी भी, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, इनको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना। नेवर अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, नेवर अटेम्प्ट। होता क्या है, जब आपका 1.5-2 घंटे में क्वेश्चन पेपर हो जाता है तो आप क्या होता है, खाली बैठ के आप अपना दिमाग चलाते हो, आप कहते हो हाँ हाँ थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा है, हाँ हाँ इसका एक ऑप्शन सुना हुआ लग रहा है। ये सुसाइड है, कभी इनमें अटेम्प्ट नहीं करना। नेवर अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। कभी भी इंट्यूशन के बेसिस पे बिल्कुल ही गैस वर्क पे चले जाना। क्यों? आपने इसका एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया। आपके जो सही होने की संभावना है इस आंसर में वो मात्र 25% है, जो कि लीस्ट है। यहां 100% है, इस पे हाथ डालो। तो पहले राउंड में आपने पेपर को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, ध्यान से सुनो। ए पार्ट जिसमें आप 100% श्योर हो, उसमें से 30 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए अगर आपकी डिसेंट तैयारी है। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो इसका मतलब क्या है, आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, टाइम लगेगा। नॉलेज डेफिसिट, तो मैं इस पेपर से आपने क्या सीखा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आइडेंटिफाई करो। अगर आप 20 क्वेश्चन को लेकर 100% श्योर हो तो मींस क्या है, 20 में नॉलेज डेफिसिट है, नॉलेज डेफिसिट। एक एक चीज याद रखनी है, डेफिसिट। अगर आप 30 क्वेश्चन कर भी रहे हो, 30 में से 20 गलत है और 10 ही सही, 20 सही और 10 गलत है, तो एरर मार्जिन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, आपकी नॉलेज में कमी नहीं है, आपने पढ़ा है, चीजें याद नहीं आई है, प्रिसीजन की प्रॉब्लम है। तो अगर एरर ज्यादा है, अगर एरर ज्यादा है तो प्रॉब्लम है प्रिसीजन की। प्रिसीजन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर प्रिसीजन की प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा। तो आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। तो ये आपकी असेसमेंट क्या हुई, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। अगर अब आपने खुद ही अपने लिए आइडेंटिफाई कर लेना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पे आपकी आ रही है। क्लियर हुई बात? तो आपने प्रिसीजन की अगर प्रॉब्लम आ रही है, एरर ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन ज्यादा करोगे। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां पे उदाहरण देता हूं, सिविल टाइप की एक किताबों का सेट है जिसके अंदर हम लोगों ने 5000 से ज्यादा एमसीक्यू डाल दिए हैं और ये यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस
फैक्चुअल हर प्रकार का क्वेश्चन इसके अंदर अटेम्प्टेड है और इसमें 7 किताबों का ये सेट है। 6000 एमसीक्यू है, 60 किताबों का सेट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड एचपीजी के। इसमें ऑलमोस्ट हर सब जो बड़े सब्जेक्ट है इसमें तकरीबन 800 से लेके 1000 सवाल है। साइंस के जैसे इसमें 500 सवाल है, 300 सवाल एनवायरनमेंट के हैं। तो इस तरह की ये सीरीज हमने निकाली है, बहुत इफेक्टिव है प्रैक्टिस के लिए। तो जिसके नॉलेज में डेफिसिट है, तो नॉलेज डेफिसिट, नॉलेज का मतलब है कि आपके पढ़े से पेपर नहीं आ रहा। बच्चे तो 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 100% श्योर, आप 20 कर पा रहे हो, तो 10 क्वेश्चन का गैप है। यही गैप है जो आपसे फिल नहीं हो पा रहा। तो नॉलेज डेफिसिट जिसकी है, या जिसकी प्रिसीजन में प्रॉब्लम है, या रिवीजन में प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या करना है, एमसीक्यू की ये बुकलेट्स है जो कि काम आएगी। नीचे लिंक दिया हुआ है, ये आप लोग इफेक्टिवली इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात, अब अगर हम देख रहे हैं कि नहीं जी 30 क्वेश्चन में से, अब देखो ए कैटेगरी के क्वेश्चन क्या थे, जिसमें से 28 करेक्ट थे और 2 जो है इनकरेक्ट थे। यही हमारा डेटा था। 28 करेक्ट में 56 नंबर मिले, इनकरेक्ट में 1 नंबर 0.25 के हिसाब से हमने लूज कर दिया। अब देखो, अब हमने बी कैटेगरी का एक क्वेश्चन निकाला है, बी कैटेगरी, जिसमें लेके आपको लग रहा है यार 2 आंसर के 2 ऑप्शंस में तो एलिमिनेट कर लिया। उन्होंने पूछा 10 डिग्री चैनल किन 2 वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, तो क्या वो साउथ अंडमान लिटिल अंडमान है, क्या वो अंडमान और निकोबार है, क्या वो अंडमान और लक्षद्वीप है, क्या वो सुमात्रा और निकोबार है। तो इसमें से आपको आइडिया आ गया, हाँ इसमें से लक्षद्वीप और सुमात्रा को तो मारो गोली, लिटिल और साउथ अंडमान या मिडल और लिटिल अंडमान के बीच में कंफ्यूजन आ रही मान लीजिए, तो आप 50-50 श्योर हो। ऐसे मैक्सिमम जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कैटेगरी के होते हैं। कितना मैक्सिमम मैंने लगाया है कि भाई 75 क्वेश्चन एक बच्चे को अटेम्प्ट करने चाहिए, 30 100% श्योर के हो गए, तो 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लेके आप 50-50 थे। तो यहां सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50%। तो 50% प्रोबेबिलिटी में रिस्क तो है, लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन में 56 तो कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, 110 के आंकड़े को पार करवाना है। उस 110 में से देख लीजिए, अब आपने इसमें गलत होने की संभावना भी है क्योंकि 50-50 है। मान लीजिए कि आपके, अब ये है आपकी प्रैक्टिस और इंट्यूशन। जितनी ज्यादा आपने टेस्ट सीरीज करी होगी, यही मैं कहता हूं कि जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज करोगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं ओशिन शर्मा का, ओशिन ने इतने टेस्ट सीरीजेस करी हैं, इतने एमसीक्यू करे हैं कि उसका इंट्यूशन इतना जबरदस्त है कि एनी डे शी कैन स्कोर इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, बी इट यूपीएससी, बी इट स्टेट पीसीएस, शी कैन एबल टू इजीली स्कोर 120 प्लस स्कोर इन जनरल स्टडीज। ये उसके लेवल ऑफ इंट्यूशन है। तो जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे, तो जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज, नॉट नेसेसरली सिविल स्टेप, जितने ज्यादा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज कर सकते हो, किसी की भी टेस्ट सीरीज करो, अच्छी होनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज करो, आपका इंट्यूशन डेवलप होता है। ऐसे ही हमारी एक टेस्ट सीरीज है जिसमें मैंने बताया था 58 टेस्ट है टोटल। इन 58 टेस्ट के अंदर इतने सारे एमसीक्यूज, 4950 5000 एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी डिटेल्ड में तैयारी हो जाएगी, राइट। तो जैसे ही टेस्ट सीरीज हो गया, आप देखोगे इस 45 क्वेश्चन जो कि आपने अटेम्प्ट किए, आउट ऑफ 45 हम देखते हैं कुछ सही हो जाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे। अब इसी 45 में से मान लीजिए कि जो बचे हुए 45 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके 25 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब देखो ये बहुत क्लोज कॉल हो गई अगर 20 और 25 का हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले केवल आपने कितने कमाए थे, 56। अगर 25 करेक्ट भी हो जाते हैं तो 50 नंबर ही आए। तो इन 50 को दोनों को ऐड करो तो कितना मार्क्स आता है, 106 मार्क्स। तो ये तो ऑलरेडी बॉर्डर लाइन केस है। 20 इनकरेक्ट होते ही तो आपके 10 मार्क्स तो लूज कर दिया आपने। 20 इनकरेक्ट, एक नंबर पहले भी लूज कर दिया, 11। तो 106 माइनस 11, तो आप तो 95 पे आ गए। मीन्स अगेन बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन। तो मींस आपका पेपर निकलने की संभावना नामात्र के बराबर होती चली जा रही है। तो रिस्की है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 45 आपने किए हैं, इसमें भी आप जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे तब जाके आप यहां पे शॉर्टी पे आओगे। जितने ज्यादा एमसीक्यू मींस, अब इसी में थोड़ा सा इजाफा देखो, अगर थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग चेंज करते हैं अपने डेटा को, अब अगर इसी के अंदर आप देखो, इसीलिए एक एक चीज हम सब कुछ डेटा ड्रिवन चलेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। अगर ये डेटा 30 और 15 का हो जाए, जो होना चाहिए, क्योंकि आप उतने ज्यादा आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज प्रिसाइज होगी, जितने ज्यादा आपने क्वेश्चंस पहले किए होंगे। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में केवल नॉलेज नहीं है, सटीक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप देखो ना कि गलत हो रहे थे कि रेशियो 25 और 20 का पहुंच गया। अब 30 के रेशियो में देखो, 30 के रेशियो में आपके 60 क्वेश्चन, 60 नंबर आ गए, और 15 गलत के अंदर आपके जो है तकरीबन 8-9 मार्क्स आपने मान लीजिए लूज कर दिए, है ना, या 8 मार्क्स आपने लूज कर दिए इन शॉर्ट। तो 8 यहां पे लूज किए, एक वो, तो टोटल नेगेटिव इज 9 मार्क्स और टोटल स्कोर इज 60 प्लस 56
116 मार्क्स। तो 116 प्लस 9, तो जाके आप कहीं कंफर्टेबली 107 के आसपास आ रहे हो, तो भी आप कट ऑफ को जस्ट क्रॉस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 75 का आंकड़ा है ये भी बहुत प्रिसाइज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तब जाके आपको जो है उसके अंदर से आपका प्रिसीजन लेवल देख रहे हो कितना, कि पहले में 30 करे तो 28 सही, और नीचे वाले के अंदर जहां 45 करे तो उसमें से 30 सही। तो ये हाई प्रिसीजन लेवल है, राइट। तो इसीलिए थर्ड कैटेगरी ऑफ रीडिंग होती है जिसको मैं अप्रिशिएट नहीं करता, R3। तो पहले रीडिंग 1 जिसके अंदर हमने ए और डी कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया, रीडिंग 2 जिसके अंदर, अब इसी रीडिंग 2 के बाद पता चलेगा आपको कि आपको रीडिंग 3 में जाना है या नहीं जाना। अगर रीडिंग 2 करते ही आप 80 क्वेश्चन के अटेम्प्ट पे चले गए तो दैट इज अ डिसेंट अटेम्प्ट। अभी भी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जो आपको लेके आता है कि इसका एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ले रहे हो आप, लेकिन 3 में फंस रहे हो, है ना। तो अभी डी कैटेगरी के कितने क्वेश्चन थे जिसको लेके आप श्योर थे कि बिल्कुल टच नहीं करना, 20। ए कैटेगरी के कितने थे, 30। ऐसे ही बी कैटेगरी के कितने थे, 45। तो 75 तो आपके अटेम्प्ट हो गए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जितना ज्यादा 30 का 35 हो जाएगा, जैसे मैंने गिरा था, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी हाई। यही है नॉलेज का गेम और यही है प्रिसीजन का गेम। अब R3 लेवल पे 5 क्वेश्चन है। ये जो 5 क्वेश्चन है जिसमें लेके आप थे कि एक को ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, इसमें जो सही होने का रेट है वो 33% है कि आपकी एक्यूरेसी आएगी। 33 का मतलब है कि अगर आप 5 करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 2 करेक्ट हो जाएं और 3 इनकरेक्ट हो जाएं, 3 रॉन्ग हो जाएं। 2 करेक्ट में आपको 4 नंबर मिलेंगे, 3 रॉन्ग के साथ आपको तकरीबन 1.5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। तो नेट गेन इज 2.5। तो जाके आप बॉर्डर, पिछले नंबर कितने बने थे, 107 और 2.5, तो जाके आपको तकरीबन 109.5 जो कि 110 वाला आंकड़ा है उसके पास तब जाके पहुंचे हो। लेकिन हर बार बहुत बच रहे हो। तो मींस क्या है कि जितना ज्यादा नॉलेज, अब इससे आपको क्या आइडेंटिफाई होगा, जब आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, जब आप 50-50 में देखोगे, आपको यार ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, क्या नॉलेज की ही कमी थी। नॉलेज की कमी है तो इसका मतलब कि अपने नोट्स, जो आप नोट्स पढ़ रहे हो, उन नोट्स से पेपर नहीं आ रहा है। अगर आपके नोट से पेपर 30 के 35-40 क्वेश्चन 100% श्योर के हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से पेपर को क्वालिफाई किया जाता है। तो जो आपका ए कैटेगरी है ये डिसाइड करता है कि आपका पेपर होगा नहीं होगा। बाकी रिस्की है, डी तो सीधा ही निकल गया, ये भी सीधा निकल गया, जो सी कैटेगरी है इस पे मार्क करो। तो अपने पेपर कभी भी अटेंड करो तो उस पेपर को ए बी सी डी कैटेगरी में डालो। 2-3 पेपर तक अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि आपकी मिस्टेक सिली मिस्टेक है, नॉलेज की कमी है या रिवीजन की कमी है। 3 ही कमी होती है। सिली मिस्टेक होता है जो ऑन दी स्पॉट आपने वहां पे गलती करी, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ लिया, डेटा ठीक से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में था, मार्क यहां पे पेपर में सही किया था। बहुत सिली मिस्टेक है अगर ओएमआर में गलत करो, ये तो बिल्कुल भी माफ करने वाली मिस्टेक नहीं है, राइट। तो इस तरह की 3 मिस्टेक होती है, नॉलेज की कमी होना, रिवीजन की कमी होना, थर्ड इज सिली मिस्टेक। आइडेंटिफाई करो इस ABCD मेथड के थ्रू कि आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसी को फिर फिक्स करो। क्लियर। अगर सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो तो नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दो ताकि आप उस कंफर्ट में आ जाओ कि सिली मिस्टेक आपकी धीरे धीरे रूल आउट हो जाए। अगर प्रिसीजन की प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यादा प्रैक्टिस MCQ करो, ज्यादा अपने नोट्स को रिवाइज करो और फिर स्ट्रेस लेवल पे एग्जामिनेशन को दो, ताकि जो प्रिसीजन है, क्या पता है स्ट्रेस की वजह से टाइम से आपको चीजें याद नहीं आ पा रही हैं। अगर नॉलेज का ही डेफिसिट है, सेम नोट्स पढ़ के जा रहे हो और आपका अटेम्प्ट 70-75 हो रहा है जिसमें एरर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है आपके पढ़े से पेपर नहीं आता है, नोट्स को एक्सपेंड करने का टाइम आ गया, वो नोट्स लिमिटेड है, उनसे पेपर नहीं निकलेगा। तो इस मेथड के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो सिविल्स टाइप की जो लोग एनरोल्ड हैं उस टेस्ट सीरीज को अब आपने, क्योंकि अभी भी बहुत सारे टेस्ट बचे हुए, अपनी टेस्ट सीरीज को इसी तरीके से आपने अटेम्प्ट जरूर करना है। क्लियर। चलो, थैंक यू एवरीवन।